जय हिंद। मैंने आपको एक एचएचएम का वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने 18 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, आज मैं उन्हीं सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। और मैं आपको बता दूंगा कि इसका पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में बने रहना है अंत तक, ठीक है। और आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। मैं बताता हूँ कि आप यदि प्रश्न ये तैयार कर लेंगे तो आपका एचएचएम भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। और जो प्रश्न छूटे होंगे, जो आपको नहीं समझ में आता है, वो आप लगा सकते हैं। यदि लैंग्वेज की बात करूँ तो इसका लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, ठीक है। और एचएचएम जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी स्टूडेंट के लिए जो सिविल ब्रांच से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको आगे भी काम करेगा यह सब्जेक्ट, ठीक है। तो चलते हैं, बिना लेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैंने पीडीएफ आपको पहले दिया था और इसमें जो भी पीडीएफ में वो प्रश्न पूछे गए हैं मैंने यहाँ पर लिख भी गया था कि कितने सन में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसमें मैं सबका सोल्यूशन बताऊंगा, वाटर हैमर के बारे में बताऊंगा, संपूर्ण ऊर्जा रेखा भी बताऊंगा, प्रत्यागामी पंप, पाश्चाग्र पंप का चित्र भी बनाकर सब चित्र के माध्यम से जो वीडियो के पर्पज़ मतलब जिसे मैं वीडियो के द्वारा समझा सकूं उससे मैं वीडियो द्वारा भी बताऊंगा, ठीक है। और भी जो डायफ्राम गेज कैसे, बॉर्डर नली दाब गेज यानी कैसे कार्य करता है, इसको मैंने 3D एनिमेशन के माध्यम से भी इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो आपको इस वीडियो में क्या करना है, लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले एक वाले वीडियो में बता दिया था। चलिए ठीक है, पहले प्रश्न से हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, तरल की परिभाषा लिखिए, ठीक है। वास्तविक तरल तथा आदर्श तरल में क्या अंतर होता है, ठीक है। ये देखिए बीटीयूपी 2014 और 18 में पूछा गया है और इंग्लिश में आपको उसके नीचे लिखा है, ठीक है। राइट द डिफिनीशन ऑफ लिक्विड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल लिक्विड एंड आइडियल लिक्विड, ठीक है। तो देखिए, तरल क्या होता है। तो तरल वे पदार्थ होते हैं जो सामान्य तापमान पर, यानी टेम्परेचर जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। नहीं तो जम्मू कश्मीर में चले जाइए, वहाँ तरल जो होते हैं तुरंत ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या, तरल ठोस हो जाते हैं, ठीक है। तो उसे तरल नहीं कहेंगे जो ठोस हो गया, इसीलिए तापमान को क्या किया गया है, सामान्य रखा गया है। तो आपको परिभाषा में भी लिखना पड़ेगा कि सामान्य तापमान पर वे पदार्थ जो सामान्य तापमान पर बहने की क्षमता रखते हैं और अपना आकार निश्चित नहीं रख पाते, ठीक है, बल्कि इसे जिस बर्तन में रखा जाए उसी का आकार धारण कर लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा ही बल लगाकर विरूपित कर सकते हैं, ठीक। और सभी द्रव, गैस तथा वाष्प क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं, ठीक है। तो वे सभी क्या कहलाते हैं, तरल पदार्थ कहलाते हैं या फ्लूइड कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, रियल फ्लूइड एंड आइडियल फ्लूइड में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले समझते हैं रियल फ्लूइड क्या है, वास्तविक तरल। तो व्यवहारिक या वास्तविक, देखिए वास्तविक तरल को व्यवहारिक तरल के प्रकार मतलब व्यवहारिक तरल भी कहते हैं। तो प्रश्न आपका पूछ सकता है कि व्यवहारिक तरल किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको सब समझना पड़ेगा। देखिए, व्यवहारिक या वास्तविक तरल, रियल फ्लूइड वे तरल होते हैं, वे फ्लूइड होते हैं जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य उत्पन्न या प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। इन्हें दबाया जा सकता है तथा इनमें पृष्ठ तनाव तथा श्यानता, विस्कोसिटी, ठीक है, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी के क्या गुण भी होते हैं, ठीक है, के गुण भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए, आदर्श तरल क्या होते हैं। तो आइडियल लिक्विड वे हैं जो अपने संपर्क में किसी भी सतह के प्रत्येक सतह के लंब ही दाब क्या लगाते हैं, दाब बल लगाते हैं। आदर्श तरल को दबाया नहीं जा सकता है, उसमें पृष्ठ तनाव और श्यानता के गुण नहीं होते हैं। वास्तव में कोई भी जो तरल आदर्श तरल नहीं होते हैं, ठीक है, परंतु प्रायोगिक दृष्टि से जिन तरलों के लिए श्यानता का मान बहुत कम होता है, बहुत कम मेजर होता है, तो उसे हम क्या करते हैं, आदर्श तरल मान लेते हैं। जैसे कि वायु है तथा पानी है, ठीक है, ये आइडियल फ्लूइड में माने जाते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा है कि
घनत्व, आपेक्षिक भार, आपेक्षिक गुरुत्व या आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आयतन को क्या करना है, परिभाषित करना है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, डेंसिटी, रिलेटिव वेट, रिलेटिव ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव वॉल्यूम्स। ठीक है, तो देखिए आपको प्रश्न लिखने का भी इसी प्रकार से आपको बोर्ड में भी लिखना है BTUP। देखिए कैसे मैंने लिखा है, उपरोक्त पदों की परिभाषा निम्नलिखित इस प्रकार से है। ठीक है, पहले आप एक लाइन लिख लेंगे, फिर ये आप पूरे हेडिंग बना कर एक टॉपिक को लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने घनत्व को परिभाषित किया है किस तरह से कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन यूनिट वॉल्यूम के संहति या द्रव्यमान, यानी कि संहति को ही क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं, मास बोलते हैं। ठीक है, तो पदार्थ का घनत्व कहते हैं। ठीक है, इकाई वॉल्यूम के द्रव्यमान को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। साधारणतया इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना लिखना पड़ेगा आपको, और इसका मात्रक भी आप लिख सकते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिव बन जाता है आपका आंसर। ठीक है, तो इसका मैंने मात्रक भी लिख दिया है, केजी प्रति मीटर की होता है। ठीक है, अब देखिए आपेक्षिक भार क्या होता है। तो आपेक्षिक भार को भार घनत्व भी कहते हैं। ठीक है, तो किसी पदार्थ का आपेक्षिक भार, स्पेसिफिक वेट, उस पदार्थ के इकाई आयतन यानी यूनिट वॉल्यूम का भार होता है। ठीक है, इसमें जो आयतन है उसे इकाई रखा गया है, यानी यूनिट वॉल्यूम का जो वेट होता है, न कि द्रव्यमान। द्रव्यमान अलग है, मास अलग होता है और वेट अलग होता है। तो इसके मात्रक से भी आप समझ सकते हैं। देखिए मात्रक इसका होता है न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, और इसे स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपेक्षिक भार या भार घनत्व को रिलेटिव वेट या स्पेसिफिक वेट को स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। देखिए अब तीसरा है आपेक्षिक गुरुत्व या आपेक्षिक घनत्व। तो किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व जो है उस पदार्थ के घनत्व तथा किसी मानक पदार्थ स्टैंडर्ड सब्सटेंस के घनत्व का अनुपात होता है। ठीक है, किसी भी देखिए आपेक्षिक गुरुत्व या आपेक्षिक घनत्व क्या है, तो किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व जो है उस पदार्थ के घनत्व तथा किसी मानक पदार्थ यानी स्टैंडर्ड सब्सटेंस के घनत्व का अनुपात होता है। ठीक है, यानी रेशियो होता है। किसी पदार्थ के आपेक्षिक भार तथा किसी मानक पदार्थ के आपेक्षिक भार के अनुपात को उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी पदार्थ के सापेक्ष किसी पदार्थ का घनत्व जो होता है उसे आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, कि किसी पदार्थ के घनत्व के सापेक्ष किसी पदार्थ का जो घनत्व होता है उससे आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। यहाँ मैंने द्रव का लिखा है, इसी प्रकार से गैस का भी होता है। ठीक है, तो द्रव में जो होता है वहाँ जो द्रव की जगह पर होता है वहाँ किसको लिया जाता है, तो पानी या घनत्व लिया जाता है। ठीक है, और यही गैस रहेगा तो वहाँ पर हाइड्रोजन का लिया जाता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड रहित वायु लेते हैं। ठीक है, तो उसके सापेक्ष किसी गैस का लेते हैं। यहाँ द्रव के लिए मैंने द्रव का घनत्व लेंगे। ठीक है, तो उसे द्रव का आपेक्षिक घनत्व कहेंगे। यदि गैस का लेंगे तो गैस का आपेक्षिक घनत्व लेंगे। यदि द्रव का लेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पे लेंगे। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का जो घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर, उसके सापेक्ष किसी पदार्थ का जितना भी घनत्व होगा उसे हम क्या कहेंगे, द्रव का आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, इसका मात्रक नहीं होता है क्योंकि दोनों देखो ऊपर वाला भी घनत्व होता है जिसके सापेक्ष लेते हैं वो भी, उसका भी मात्रक घनत्व का भी मात्रक को सेम होता है, इसलिए कैंसिल होता है। तो इसका मात्रक कुछ नहीं होता है, ना ही बीमा होता है। ठीक है, चौथा देखिए आपेक्षिक आयतन क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो किसी पदार्थ का आपेक्षिक आयतन या विशिष्ट आयतन जो होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम उस पदार्थ की इकाई द्रव्यमान यूनिट मास का आयतन होता है। ठीक है, यह घनत्व का बिल्कुल उल्टा होता है, इसे स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। यानी क्या, यह जो घनत्व है वो घनत्व का बिल्कुल उल्टा होता है। देखिए घनत्व में क्या होता था कि इकाई वॉल्यूम का जो मास होता है यानी द्रव्यमान होता है उसे घनत्व कहते हैं, और आपेक्षिक आयतन जो होता है वह इकाई द्रव्यमान का वॉल्यूम होता है। ठीक है, आपेक्षिक आयतन जो होता है वह इकाई द्रव्यमान का वॉल्यूम होता है। और इसका मात्रक देखिए, यदि घनत्व का यह उल्टा है तो इसका मात्रक भी घनत्व के उल्टा ही होगा, आपेक्षिक आयतन का यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम का।
तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब प्रति केजी। ठीक है, और इसका देखिए इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अपेक्षिक आयतन को, अपेक्षिक आयतन भी बराबर 1/ρ, क्योंकि उल्टा होता है घनत्व का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें दिया है केशिका क्रिया क्या है एंड इसका विवरण दीजिए, अथवा केशिकात्व को परिभाषित कीजिए। ठीक है, व्हाट इज कैपिलरी एक्शन गिवन इट्स डिटेल्स, डिफाइन कैपिलरिटी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके परिभाषा को। तो केशिका क्रिया, देखिए आपको भी पेपर में इसी प्रकार से हेडिंग बनाना है। ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि पीडीएफ से पढ़ाने में उतना अच्छा से नहीं समझा पाते हैं। ठीक है, इसमें टेक्निकल भी कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए केशिका क्रिया क्या है। तो 1 मिनट, थोड़ा साइज इसका थोड़ा ज़्यादा है। अब देखिए केशिका क्रिया जो है ये केशिकात्व, ठीक है, केशिका क्रिया या केशिकात्व दोनों को, केशिका क्रिया को ही क्या कहते हैं, केशिकात्व कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक द्रव्य क्या होता है अपने विशिष्ट गुरुत्व के अनुसार एक कम व्यास की कांच की नली में अपने सामान्य स्तर से ऊपर या नीचे चला जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, केशिका क्रिया कहते हैं। जब किसी नली को किसी पानी में डुबोते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है या तो थोड़ा नीचे चढ़ जाता है, नीचे दब जाता है। ठीक है, तो पानी में जब हम किसी कांच की पतली नली को डुबोएंगे तो उसमें जो पानी है थोड़ा चढ़ जाता है, और यहीं पारा में थोड़ा कांच की नली डुबाएंगे तो ये क्या होता है, थोड़ा दब जाता है पारे में। ठीक है, तो इसी क्रिया को कहते हैं हम केशिका क्रिया या केशिकात्व। ठीक है, तो यही आपको लिखना था। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि उपयुक्त चित्र में जब पानी से भरे बर्तन में कांच की एक पतली नली डाली जाती है तो पानी नली में कुछ ऊपर चढ़ जाता है। ठीक, तथा वही नली जब पारे में डाली गई तो पारा नली में कुछ नीचे की ओर दब गया है। इसी घटना को केशिका क्रिया कहते हैं। यह घटना 2 बलों के कारण होता है। ठीक है, वो 2 बल होते हैं, संसंजन तथा आसंजन बल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो पेपर में आपको इसी तरह से भी लिखना है। ठीक है, तो देखिए 4था नंबर क्वेश्चन था, तरल के गुण निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। तरल के गुण संपीड्यता गुणांक, पृष्ठ तनाव, न्यूटोनियन फ्लूइड तथा अन्यूटोनियन फ्लूइड में अंतर। ठीक है, ये देखिए बीटीयूपी 2015, 18, 19, 22 में पूछा गया है। राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट, सरफेस टेंशन, डिफरेंस बिटवीन न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर दिया है तरल के गुण पर हमें क्या करना है, टिप्पणी लिखना है, यानी तरल में कौन कौन से गुण होते हैं। तो देखिए तरल में गुण जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लगभग 12-13 गुण होते हैं। तो ये आपको क्या करना है, याद नहीं केवल समझ लेना है। देखिए तरल में क्या होता है, फ्लूइड लिक्विड में कि तापमान का और दाब का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यदि तापमान ज़्यादा हो जाएगा तो वाष्प में बदलने लगेगा, तापमान कम हो जाएगा तो बर्फ़ में बदलने लगेगा, यानी तापमान का प्रभाव पड़ता है, और दाब यानी दाब का भी प्रभाव पड़ता है। देखिए घनत्व का भी प्रभाव पड़ता है, आपेक्षिक भार यानी आपेक्षिक भार, ये भी क्या है, इसके गुण हैं। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक गुरुत्व, ये भी क्या है, इसी गुण हैं। ठीक है, और इंग्लिश में जो है देख लीजिए आप, इंग्लिश में मैंने लिखा भी है स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक डेंसिटी। ठीक है, तो यदि मैं दोनों लैंग्वेज को साथ लेकर चलूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं किसी एक लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आप वीडियो देखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, आपेक्षिक आयतन, संपीड्यता, दाब, वाष्प दाब, श्यानता, निरपेक्ष गतिक श्यानता, ससंजन, आसंजन, पृष्ठ तनाव, केशिकीय क्रिया या केशिकात्व। ठीक है, यानी ये सभी क्या है, 14 क्या है, वो तरल के गुण हैं। आप एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो अपने आप ये याद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक था संपीड्यता पर हमें क्या लिखना था, टिप्पणी लिखना था या नोट लिखना था। तो देखिए संपीड्यता गुणांक क्या होता है, तो देखिए सभी तरल दाब लगाने पर कुछ न कुछ अवश्य दबते हैं। ठीक है, किसी भी तरल पर दाब लगाने पर वह कुछ न कुछ जरूर दबते हैं। तरल का वह गुण जिसके कारण बाहरी दाब, ठीक है,
एक मिनट। संपीड्यता गुणांक, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट, सभी तरल पर दाब लगाने पर कुछ न कुछ अवश्य क्या होते हैं, दबते हैं। तो तरल का वह गुण जिसके कारण बाहरी दाब, ठीक है, बाहरी दाब लगाने से उसके आयतन में परिवर्तन, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, आयतन में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन होता है, ठीक है। संपीड्य का गुणांक को क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ माइनस लगाया, क्यों माइनस लगाया है, निशान ये केवल यह बताता है कि संपीड्य करने पर कोई भी जो लिक्विड होता है, तरल होता है या कोई भी पदार्थ होता है, वो क्या होता है, घटता है, उसका वॉल्यूम घटता है। इसीलिए हमने इसके कमी के लिए यहाँ पर क्या मैं बताया भी हूँ कि दाब में वृद्धि के कारण आयतन में कमी होगा, इसीलिए ऋण चिन्ह लगाया गया है, ठीक है। और इसका फार्मूला आप देख लीजिए, इससे भी जो है कैपिटल भी जो है वो प्रारंभिक आयतन है कैपिटल जो भी है वो प्रारंभिक आयतन है और डी भी जो है आयतन में परिवर्तन है, ठीक है, डेल्टा भी। और डेल्टा जिसे डी लिखा हूँ वो डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा फिर दाब में परिवर्तन है और के जो है आयतन गुणांक है, बल्क मॉडुलस, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं तीसरा नंबर टॉपिक है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। तो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, यानी कि द्रव का जो स्वतंत्र पृष्ठ है वो कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करना चाहता है। इसलिए जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो जब आसमान से गिरती हैं तो बूंद के रूप में गोल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो कम आयतन लेना चाहती है और जो सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो यह किस कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। अब देखिए इसे ही क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं, जो इसमें तनाव की स्थिति में हमेशा रहता है उसका पृष्ठ, ठीक है। या इसे गणितीय रूप में इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी द्रव के एकांक लंबाई में खींचे गए बल, ठीक है, खींचने में जो बल लगाया जाता है उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं, ठीक है। यानी किसी पानी में हाथ से एक आध लाइन खींचेंगे पानी पे तो उस पर जो बल आरोपित किया जाता है एकांक लंबाई खींचने में, मान लीजिए 1 मीटर आपको खींचना है तो जो बल लगाया जाएगा 1 मीटर लंबाई खींचने के लिए उसे क्या कह देंगे, पृष्ठ तनाव कह देंगे। इसमें इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ सिग्मा मैंने बताया है। तो एकांक ये लंबाई यल है और इस पर लगाया गया बल यफ है, ठीक है, फोर्स। अब देखिए चौथा नंबर था न्यूटोनियन फ्लूइड तथा अन्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, ठीक है। जो फ्लूइड न्यूटन के नियम का पालन नहीं करेगा वो न्यूटनीय फ्लूइड नहीं रहेगा और जो पालन करेगा वही न्यूटनीय फ्लूइड रहेगा, ठीक है। तो ऐसे तरल जो न्यूटन के श्यानता समीकरण या श्यानता नियम का पालन करते हैं उसे न्यूटनीय फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। और ऐसे तरल जो न्यूटन के श्यानता समीकरण या श्यानता नियम का पालन नहीं करते उन्हें अन्यूटनीय फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए न्यूटनीय फ्लूइड जो होते हैं ऐसे तरलों की श्यानता विकृति की दर या कर्तन विकृति के साथ परिवर्तित नहीं होती है और अन्यूटनीय फ्लूइड जो होते हैं ऐसे तरलों की श्यानता कर्तन विकृति के साथ यानी शियर स्ट्रेन के साथ क्या होती है, बदलती है। इन तरलों में निरंतर चिपचिपापन होता है, ठीक है। न्यूटनीय फ्लूइड जो होते हैं जैसे जल में आप पानी में आप हाथ डालेंगे तो आपका हाथ वो क्या करेगा, तुरंत भिगो देता है, ठीक है। तो किस कारण, तो चिपचिपाहट के कारण। वही अन्यूटनीय फ्लूइड रहेगा तो वो तुरंत नहीं चिपकता है, ठीक है। यदि आप उस पर मारेंगे झटके से मुक्का बांध के तो तुरंत आपके हाथ को क्या भिगोएगा नहीं, ठीक है। आपको स्क्रीन पे एक वीडियो चल रहा होगा, आप उस वीडियो को देखिए, उसमें दोनों बालक मुक्का मार रहे हैं एक फ्लूइड पे, वो फ्लूइड है न कि ठोस है, ठीक है। और उसे देखिए हाथ से जब उसे पकड़ा आराम से तो उसके हाथ में पकड़ लिया, क्या ये होता है अन्यूटनीय फ्लूइड, ठीक है, नॉन न्यूटनीय फ्लूइड। अब चलते हैं आगे, देखिए आप पढ़ सकते हैं इसे, आराम से आप पढ़िएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है संपूर्ण दाब तथा दाब तीव्रता को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। डिफाइन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड प्रेशर इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए संपूर्ण दाब तथा दाब तीव्रता में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। क्या अंतर होता है, देखिए संपूर्ण दाब जो होता है टोटल प्रेशर, तो किसी सतह, ठीक है, किसी सतह पर तरल यानी फ्लूइड द्वारा लगाया गया कुल बल न कि कुल दाब
कुल बल उस तरल का सतह पर संपूर्ण दाब कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये बर्तन है और इसमें लिक्विड भरा है। ठीक है, इसमें क्या है, लिक्विड भरा है, कई सारे मान लीजिए लिक्विड के कण हैं। तो जो इधर बल लगाएगा, इधर जो बल लग रहा है, इधर जो बल लग रहा है, ठीक है, इधर जो बल लग रहा है, इन संपूर्ण बलों का क्या होता है, योग होता है, उसे संपूर्ण दाब कहते हैं। ठीक है, तो इसी को लिखा गया है कि किसी सतह पर तरल यानी फ्लूइड द्वारा लगाया गया कुल बल उस तरल का सतह पर संपूर्ण दाब कहलाता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन है, क्योंकि बल है, चारों तरफ के बलों का योग है, सरफेस टेंशन जो है, सरफेस मतलब सरफेस पे जितने भी बल लग रहे हैं सभी सरफेस बलों का योग है, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। और देखिए 1 kg बराबर 9.81 न्यूटन होता है, इससे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसे साधारणतः कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और अब देखिए दाब तीव्रता क्या होता है। तो दाब तीव्रता में जो होता है वह किसी फ्लूइड द्वारा किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, इकाई क्षेत्रफल पे जो बल लगता है, ठीक है, उसमें क्या था कि बलों का योग था, और इसमें जो है क्षेत्रफल इकाई कर दिया गया है, को दाब तीव्रता या दाब कहते हैं। ठीक है, कभी कभी इसे इकाई दाब या आपेक्षिक दाब भी कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। ठीक है, P स्मॉल p बराबर कैपिटल P अपान A। कैपिटल P जो होता है वो संपूर्ण दाब होता है, यानी संपूर्ण दाब जो चारों तरफ जो बल लग रहा है सभी पृष्ठों पे, और उसका इकाई जो क्षेत्रफल है, ठीक है, तो उसे दाब तीव्रता कह देंगे, इनके अनुपात को। अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, पास्कल का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखते हुए समझाइए, यानी व्हाट इज पास्कल लॉ, एक्सप्लेन राइटिंग इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, पास्कल, आपका पास्कल जो बुक में दिया है वो प्रिज्म वाला दिया है। ठीक है, उसमें क्या किया है कि ऐसे एक त्रिभुज जैसा बनाया है, और इसमें क्या किया है कि इस पे जितने भी मतलब कि जितने भी दाब लगते हैं उसको क्या किया है, देखिए वो वाला जो है वो वाला भी सही है, लेकिन मैंने ये जो बताया है यहाँ इस पे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्लास 12 में दिया गया है ये वाला नियम। ठीक है, दोनों नियम समान है, दोनों नियम सही है। ठीक है, इसमें केवल पास्कल के नियम को समझाना है, न कि इसके प्रिज्म वाला द्वारा समझाइए या बल्टी में रख के कोई सामान को समझाइए, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको केवल नियम लिखना है। तो देखिए नियम क्या है पास्कल का, तो पास्कल के नियमानुसार कोई भी तरल जो है वह विरामावस्था में सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक बर्तन है, ठीक है, और बर्तन में जो है एक वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, और इस पर क्या है, इस पर चारों तरफ से क्या लग रहा है, बल लग रहा है, यानी दाब लग रहा है एक प्रकार का। ठीक है, तो दाब लग रहा है इसमें। तो देखिए उपयुक्त चित्रानुसार पहले आप लिख सकते हैं कि माना कोई बर्तन है, उसमें लिक्विड भरा है, उसमें एक वस्तु डुबोया गया है, वस्तु का परिच्छेद क्षेत्रफल या बेलन कोई डुबोया गया है, बेलन का 2 सिरे हैं, एक सिरा A1 एक सिरा A2। ठीक है, और दोनों का परिच्छेद क्षेत्रफल समान है, आप ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, जो मैं डायग्राम में बनाया हूँ, पहला सिरा दूसरा सिरा तो लिख देंगे। बेलन के देखिए पहले सिरे पर दाब तीव्रता P1 है और दूसरे सिरे पर दाब तीव्रता जो है P2 है। पहले सिरे पर क्षेत्रफल देखिए दोनों का क्षेत्रफल समान है, पहले सिरे पे F1 बल लगेगा, दूसरे सिरे पे F2 बल लगेगा। ठीक है, तो आपको मैंने पहले बताया कि क्या दाब बराबर क्या होता है, बल अपान क्षेत्रफल। ठीक है, तो बल F1 का मान निकालेंगे पहले सिरे पर। अब देखिए पहले सिरे पर निकालने के बाद फिर F2 का मान निकाल लेंगे, तो F2 का मान P2A हो जाएगा। अब संतुलन की स्थिति में यानी लिक्विड क्या है, स्थिर है, यानी कि लिक्विड पर किसी भी प्रकार का लिक्विड को जो है, ये लिक्विड है वो स्थिर है, यानी कि ये भी वस्तु स्थिर होगा, क्योंकि जब लिक्विड स्थिर है तो जब स्थिर होगा तो इस पर लगने वाले संपूर्ण बल क्या हो गए, दोनों तरफ लगने वाले बल, इधर का भी बल P1 की तरफ जो A सिरे पर जो बल लग रहा है और 2 सिरे पर जो बल लग रहा है, दोनों तरफ के बल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब बराबर होंगे
तो संतुलन की स्थिति में F1 बराबर F2, तो F1 F2 का मान रख देंगे तो P1 बराबर P2। ठीक है, यही बताना था। पास्कल के नियम में यही बताया गया है कि स्थिर जब लिक्विड रहता है तो उस पर जितने भी चारों तरफ के बल लगते हैं उनका मान, चारों तरफ लगने वाले दाब का मान क्या होता है, समान होता है, समान दिशाओं में। ठीक है, अब देखिए पास्कल के नियम के अनुप्रयोग क्या क्या है। तो पास्कल के नियम के निम्न अनुप्रयोग है। पहला तो इसका उपयोग किया जाता है द्रव चालित लिफ्ट में। ठीक है, यह भारी वस्तुओं जैसे कार, मोटर गाड़ी, ट्रक आदि को ऊपर उठाने में प्रयोग में लाई जाती है। और द्रव चालित जो ब्रेक है, हाइड्रोलिक ब्रेक, वो द्रव चालित ब्रेक का कार्य सिद्धांत भी हाइड्रोलिक लिफ्ट की भांति ही है, अर्थात यह भी पास्कल नियम पर आधारित है। इसके द्वारा गाड़ी के सभी पहियों पर एक साथ अवमंदक बल लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्डन नली दाब गेज तथा डायफ्राम दाब गेज का चित्र बनाकर इसका उपयोग बताइए। ठीक है, तो आपको पहले आप देख लीजिए 3D एनिमेशन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप पहले उस वीडियो को देखिए। वीडियो में आप देख रहे होंगे कि एक बोर्डन नली दाब गेज है। ठीक है, यानी कि बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। उसमें क्या है कि उसकी आकृति जो है, जैसे जैसे आकृति बन रहा है वैसे वैसे आपको भी पेपर में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो बोर्डन नली दाब गेज ये है। ठीक, अब देखिए इसमें जो होता है ये C आकार का एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। ठीक है, और इसमें से लिक्विड क्या होता है, ये मान लीजिए किसी पाइप में कस देंगे। ठीक है, ये पाइप में पानी बह रहा है, ये वाला पाइप में, और इस पर कस दिए तो जब प्रेशर में लिक्विड में इसे जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाएगा, प्रेशर लगाएगा। तो अब ये जो C आकार का है, ये जो C आकार का है, ये क्या होना करेगा, दाब जब बढ़ेगा इसमें तो ये सीधा होने की कोशिश करेगा, और जब सीधा होगा तो क्या होगा, सीधा होगा तो ये वाला पीछे जाएगा। ठीक है, ये वाला पीछे खींच के ले जाएगा। तो ये जो लगा है पिनियन, इसे घुमा देगा सुई को। तो जब सुई को घुमाएगा तो ये क्या होगा, दाब ऊर्जा में, यानी दाब में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। बस यही होता है बोर्डन नली दाब गेज में। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या गणितीय रूप में लिख देंगे कि 10 पास्कल का, 20 पास्कल का, 30 पास्कल का दाब है, प्रेशर है। ठीक है, और C आकार का जो नली होता है उसका जो काट जो होता है वो कुछ दीर्घ वृत्ताकार का होता है। ठीक है, ऐसे आपको दिखाया भी गया होगा वीडियो में। इस पर जो दाब लगते हैं चारों तरफ क्या लगते हैं, समान लगते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे, और ये C आकार का जो नली है ऐसे है ना, C आकार का नली ऐसे ही बनेगा। तो ये जो है दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है, इलिप्स जो होता है। अब देखिए इसी के जो जैसे संरचना बनाए, जैसे जैसे बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए इसी को केवल संरचना को क्या लिख देना है जैसे जैसे आप बनाए हैं। अब आपके इसके उपयोग के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो इस दाब गेज से निर्वात दाब भी मापा जा सकता है। बॉयलर में भाप का दाब ज्ञात करने के लिए इसी के साथ एक साइफन प्रयोग करते हैं। ठीक है, साइफन का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि हीट का किसी प्रकार से इस पर इफेक्ट न पड़े। जो C आकार की नली है, ये जो जिसमें C प्रेशर पड़ता है, इसके धातु मान लीजिए हीट होगा तो इसका आकार क्या बदल सकता है, इसलिए साइफन प्रयोग किया जाता है। अब देखिए डायफ्राम दाब गेज क्या है। तो डायफ्राम दाब गेज जो होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसका चित्र पूछे तो आप ऐसे बना सकते हैं, और इसको मैं बता रहा हूँ कैसे समझा। डायफ्राम दाब गेज जो होता है इसमें एक डायफ्राम लगा होता है। ठीक है, ये डायफ्राम लगा है, और जब लिक्विड इसमें प्रवेश करेगा तो यहाँ पर लिक्विड पहले जमा होगा इतने में। ठीक है, अब इतने में जमा होने के बाद ये क्या करेगा, ये केवल एक जो पट्टी जो दिख रहा है डायफ्राम वाला, ये क्या करता है, ये पतला हल्का होता है, इसे क्या करता है, प्रेशर लगाने पे इसे उठाता है। और जब उठाएगा तो ऊपर एक लगा होता है, ठीक है, ऊपर एक दंड लगा होता है, ये ऊपर चला जाता है। और जब ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, हिंज को
ऊपर करेगा। तो जब हिंज ऊपर होगा तो ये पिनियन को घुमा देगा और पिनियन पे लगा होता है एरो, और जब एरो घुमाएगा तो हमें मिल जाएगा दाब, और दाब जो होता है वो सूचक ये पैमाने में नाप लिया जाता है। ठीक है, और जो ये छोटा सा जिससे आप लोग गियर पढ़े होंगे, गियर मैंने बताया था BMW में कि 2 गियरों को जोड़ने के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है उसे पिनियन कहते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए। अब चलते हैं आगे। इसका जैसे संरचना बनाए बस इसी को लिख देना है कि कैसे इसका आकृति बनेगा। देखिए आकृति कितना आसान है बनाना इसका, इसी आकृति को लिख देना है। ठीक है, इसका उपयोग समझ लेते हैं। उपयोग इसका कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग हवाई जहाज में किया जाता है। ठीक है, हवाई जहाज में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसका भी मैं 3D एनिमेशन आप देख सकते हैं, आपका स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसको भी आपको 3D एनिमेशन में आप समझ सकते हैं। नंबर 8वां पे परिभाषित कीजिए वायुमंडलीय दाब, माप दाब, निर्वात दाब अर्थात या परम दाब। ठीक है, यानी कि वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वायुमंडलीय प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमारे चारों ओर वायु है और यह भी अपने भार के कारण प्रत्येक वस्तु पर दाब डालती है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह के इकाई क्षेत्रफल पर वायु जितना दाब लगाती है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर उठते जाते हैं वायुमंडलीय दाब का मान कम होता जाता है। वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए दाब मापन, माप दाब यानी गेज प्रेशर क्या होता है, तो माप दाब को प्रमापी दाब भी कहते हैं। ठीक है, जब किसी दाब वायुमंडल दाब से ऊपर या नीचे मापा जाता है, यानी वायुमंडल दाब ये वाला आप देख लीजिए, पहले आप इसे समझ लीजिए। देखिए इसमें जो है वायुमंडलीय दाब को क्या माना गया है, 0। ठीक है, और जो 0 से इस साइड में नापा गया है प्लस साइड में उसे कहते हैं परम दाब या यथार्थ दाब। ठीक है, और जो इसके निगेटिव साइड में नापी जाती है उसे निर्वात दाब या चूसड़ दाब कहते हैं। ठीक है, और वायुमंडलीय जो दाब होता है जिसे 0 माना गया उसे परम शून्य दाब भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे समझ लीजिएगा, इसी को मैं लिखा हूँ सब इसमें। और चलते हैं निर्वात दाब। निर्वात दाब तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो वायुमंडलीय दाब से नीचे नापा जाता है दाब उसे निर्वात दाब कहते हैं, वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, इसे चूसड़ दाब भी कहते हैं यानी सक्शन प्रेशर। ठीक है, सक्शन प्रेशर, यह रीढ़ गेज दाब भी कहते हैं, रीढ़ गेज। ठीक है, और यथार्थ भी बता दिया यहीं पे इसी डायग्राम से कि जो वायुमंडलीय से ऊपर के धनात्मक दिशा में जो नापा जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को तो मैंने 0 मान लिया, तो उसे परम शून्य दाब भी कह सकते हैं वायुमंडलीय दाब को। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। आप तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। निम्न की परिभाषा लिखिए। देखिए निम्न की परिभाषा में इसमें पूछा गया है पहला, अपरिवर्तीय या स्थिर तथा परिवर्तित या अस्थिर प्रवाह को परिभाषित करना। ठीक है, अस्तरीय विक्षुब्ध प्रवाह, समान तथा असमान प्रवाह, घूर्णी तथा घूर्णी प्रवाह, संपीड्य या असंपीड्य प्रवाह। ठीक है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, राइट द डिफिनीशन ऑफ द फॉलोइंग, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, देख सकते हैं आप कितने बार ये पेपर में पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं पहला नंबर कि स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो क्या होता है। ठीक है, तो अपरिवर्तित प्रवाह जो होता है वह तरल का वह प्रवाह जिसमें धारा मार्ग पर स्थित किसी बिंदु से होकर गुजरने वाले द्रव या तरल के समस्त कण का गति क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो तरल के इस प्रकार के प्रवाह को अपरिवर्तीय प्रवाह स्टडी फ्लो कहते हैं। इस प्रकार के प्रवाह को स्थिर प्रवाह भी कहते हैं। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप कि तरल जो होता है, तरल का जो प्रवाह है किसी धारा मार्ग पर
मान लीजिए ये लिक्विड का एक धारा बह रहा है, ठीक है, येलो कर लेता हूँ। मान लीजिए लिक्विड का एक धारा बह रहा है, ठीक, और इसके किसी बिंदु पर, मान लीजिए ये बिंदु यहाँ से ले लिए, और इस बिंदु से जितने भी समस्त कण गुजरेंगे द्रव के, जितने भी समस्त कण गुजरेंगे, ठीक, उनकी समस्त कणों का गति जो होगा समान होता है, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, स्टेडी फ्लो। और यही जब कणों की गति भिन्न भिन्न होगी तो उसे कहेंगे अनस्टेडी फ्लो। तो आप समझ गए, तो अनस्टेडी फ्लो भी इसी में हो गया। अब चलते हैं अस्तरीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह। तो देखिए लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। तो इस प्रवाह में, ठीक, इस प्रवाह में द्रव के कण जो है अस्तर यानी लेयर या पतली पट्टी में क्या होते हैं, बहते हैं, तथा एक पट्टी दूसरी पट्टी के ऊपर सुगमता पूर्वक क्या होती है, फिसलती है। इसमें धारा रेखा के प्रत्येक बिंदु पर गति परिणाम तथा दिशा में समान रहती है। इस प्रवाह के अंतर्गत गति की बहुत कम होती है, ठीक है। अस्तरीय प्रवाह को श्यान प्रवाह तथा धारा रेखीय प्रवाह भी कहते हैं। समझे आप? नहीं समझे? देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए एक नली है, ठीक है, ये वाला, और इसमें से क्या हो रहा है कि समांतर रेखा में क्या हो रहा है, पट्टी के रूप में क्या हो रहा है, फिसल रहा है द्रव, यानी बह रहा है। तो इस प्रकार के अस्तरीय प्रवाह मतलब अस्तर के रूप में, ठीक है, लेमिनर के रूप में क्या होता है, प्रवाहित होता है। एक के ऊपर एक क्या होता है, फिसलता है, और दिशा में क्या होता है, समान रहता है, ठीक है। इनकी दिशा देखिए, सब दिशा इस साइड है, सब इस तरफ की क्या हो रहे हैं, बह रहे हैं। एक पट्टी क्या होती है, वो दूसरे पट्टी के ऊपर सुगमतापूर्वक क्या होता है, फिसलता है, ठीक है। देख सकते हैं आप कैसे ये फिसल रहा है एक के ऊपर एक, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, लैमिनर फ्लो कहते हैं। और इसी का विपरीत होता है विक्षुब्ध टर्बुलेंट फ्लो। इसमें क्या होता है कि इरेगुलर ढंग से प्रवाहित होगा, ठीक है, यानी कि इसी में क्या होगा, ये इस तरह से होगा फ्लो, ठीक है, खूब टेढ़ा मेढ़ा गति करेगा। यानी जब द्रव का वेग बढ़ा देंगे, द्रव का वेग, तो द्रव का गति बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये ज़्यादा तेज़ी से जाएगा। जब ज़्यादा तेज़ी से जाएगा तो इरेगुलर हो जाएगा, यानी इसी में लड़ जाएगा द्रव के कण आपस में, ठीक। जब लड़ जाएंगे फिर इस तरह से गोल गोल इधर उधर से टेढ़ी मेढ़ी सब गतियाँ होने लगेंगी, तो इसे क्या कर देते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह, ठीक है। तो इसमें देखिए अस्तरीय प्रवाह में यदि द्रव की गति बढ़ाई जाए तो गति का मान ऐसा प्राप्त होता है जिस पर प्रवाह अस्तरीय नहीं रहता, बल्कि द्रव की धारा रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और भंवर पड़ने लगती है। ऐसे प्रवाह को क्या कहते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं, ठीक है। समान तथा असमान प्रवाह यानी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। तो यदि अपरिवर्तीय प्रवाह यानी स्टेडी फ्लो के साथ साथ धारा की किसी लंबाई में प्रत्येक अनुप्रस्थ काट का औसत वेग समान रहता है तो इस प्रकार का प्रवाह समान प्रवाह कहलाता है। अगर अनुप्रस्थ काट में बहने वाले द्रव की गति विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती तो प्रवाह क्या कहलाएगा, असमान कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए घूर्णीय तथा अघूर्णीय प्रवाह क्या होता है, यानी रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो क्या होता है। तो यदि किसी बिंदु पर कोई द्रव कण कुछ कोणीय गति रखता है तो इस प्रकार के द्रव प्रवाह को घूर्णीय प्रवाह कहते हैं। द्रव में भंवर पड़ती है, ठीक है, जो कि घूर्णीय प्रवाह के अंतर्गत आते हैं। यदि किसी बिंदु पर कोई द्रव कण शुद्ध कोणीय गति नहीं रखता तो इस प्रकार का प्रवाह क्या कहलाता है, अघूर्णीय प्रवाह कहलाता है। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? देखिए यदि किसी बिंदु पर कोई द्रव कण कुछ कोणीय गति रखता है, यानी कि किसी, मान लीजिए बिंदु है, इस बिंदु पर जो द्रव कण है थोड़ा कोणीय गति रखता है, यानी किसी एंगल पर घूमता है, ठीक है, तो इस प्रकार के प्रवाह को घूर्णीय प्रवाह कहेंगे। द्रव में भंवर पड़ती है, ठीक है, जब भंवर पड़ता है द्रव में तो उसे घूर्णीय प्रवाह कहते हैं, जो कि घूर्णीय प्रवाह के अंतर्गत। और अब देखिए यदि किसी बिंदु पर कोई द्रव कण शुद्ध कोणीय गति नहीं रखता, यानी यही जैसे बिंदु है और इस बिंदु के चारों तरफ जो द्रव का कण कोणीय गति कर रहा था या शुद्ध कोणीय गति नहीं रखेगा, ठीक है, यानी कि कभी इसका वेग कम हो जाएगा, कभी तेज हो जाएगा, कभी इधर उधर चला जाएगा, यानी इस तरह से गति करने लगेगा, तो उसे क्या कहेंगे, अघूर्णीय प्रवाह यानी इरोटेशनल फ्लो कहेंगे, ठीक है। अब देखिए संपीड्य तथा असंपीड्य प्रवाह क्या होता है। तो यदि किसी प्रवाह के अंतर्गत किसी द्रव के आयतन और इससे उसके घनत्व में परिवर्तन हो जाता है, ठीक,
यदि किसी प्रवाह के अंतर्गत किसी द्रव के आयतन और उसके घनत्व में परिवर्तन हो जाता है तो इस प्रकार के प्रवाह को संपीड्य प्रवाह यानी कंप्रेसिबली फ्लो कहते हैं। ठीक है, यदि प्रवाह के अंतर्गत किसी द्रव के आयतन और उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता यानी नगण्य परिवर्तन होता है तो यह असंपीड्य प्रवाह कहलाता है। अधिकतर द्रवों का प्रवाह क्या होता है, असंपीड्य माना जाता है। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बर्नौली का प्रमेय, पूरा बर्नौली का देखिए मैं आपको आज बताऊंगा, अच्छे ढंग से आप समझ लीजिएगा। बर्नौली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का, HHM का। तो देखिए बर्नौली प्रमेय क्या है। बर्नौली जो थे उन्होंने बताया कि जब द्रव का प्रवाह क्या हो, अपरिवर्तित हो, अपरिवर्तित प्रवाह। ठीक है, यानी स्टेडी फ्लो, अभी बताया मैंने स्टेडी फ्लो क्या होता है। ठीक है, स्टेडी फ्लो यानी एक बिंदु से गुजरने वाले समस्त कणों का जो वेग होता है वो समान हो। ठीक है, में द्रव के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा दाब ऊर्जाओं का योग क्या होता है, नियत या समान होता है। ठीक है, तो उसे क्या करेंगे, बर्नौली प्रमेय कहेंगे। अर्थात स्थितिज ऊर्जा प्लस दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर नियतांक। ठीक है, देखिए दाब ऊर्जा जो होता है रो जी एच होता है, स्थितिज ऊर्जा रो जी एच, दाब ऊर्जा को P और गतिज ऊर्जा को 1/2 रो V स्क्वायर। रो क्या है, तो यह घनत्व है। ठीक है, लिक्विड का। अब देखिए ये देखिए एक आपके सामने एक डायग्राम है। ठीक है, एक नली है और नली के 2 सिरे हैं, ये A सिरा है और ये B सिरा है। ठीक है, अब देखिए A सिरे का जो परिच्छेद क्षेत्रफल है वो A1 है और B सिरे का जो क्षेत्रफल है वो A2 है। ठीक है, क्षेत्रफल यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, और इसका जो आधार से ऊंचाई है वो H1 है। ठीक है, A सिरे का, और B सिरे का जो ऊंचाई है वो H2 है। ठीक है, अब देखिए द्रव जो है वह V2 वेग से सिरे B में प्रवेश करेगा। ठीक, और V1 वेग से क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, A सिरे से। तो अब देखिए सत्यापन इसका कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम A सिरे पर क्या करेंगे, बल लगने वाले बल को क्या करेंगे, निकालेंगे। A सिरे पर लगने वाले बल को निकालेंगे, फिर B सिरे पर लगने वाले बल को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बल बराबर होता है दाब गुणित क्षेत्रफल। ठीक, तो दाब गुणित क्षेत्रफल लिख लेंगे। अब देखिए सिरे A पर प्रति सेकेंड प्रवाहित करने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो अब देखिए A सिरे पर प्रति सेकेंड प्रवाहित करने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य W1 हो। यदि W1 मान लें तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। ठीक, तो बल का मान हमने निकाला था P1 × A1। अब देखिए वेग जो है वो वेग क्या होता है, विस्थापन के बराबर मान लिया गया है। क्यों, क्योंकि 1 सेकेंड, जब सेकेंड यहाँ पर 1 हो जाएगा तो वेग जो होगा वो विस्थापन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए V1 कर दिया हूँ। इसी प्रकार से यहाँ पर B सिरे पर भी निकालेंगे तो B सिरे पर भी कार्य निकल जाएगा। ठीक है, W2 बराबर P2 A2 V2। ठीक है, अब देखिए सिरे B पर किया गया कुल कार्य। अब देखिए सिरे B पर किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो W1 - W2। W1 जो है वो इस सिरे का है किया गया कार्य, और W2 जो है वो इस सिरे का है। तो अब देख सकते हैं आप कि W2 सिरे पर ज़्यादा काम किया जाएगा या W1 पे। यहाँ पर W2 है और यहाँ पर है W1। तो देखिए यहाँ पर सिरा जो है वो बड़ा है। ठीक, और यहाँ पर जो सिरा है वो कम है। ठीक है, तो इससे थोड़ा मतलब लिक्विड तो समान निकलेगा, क्योंकि अविरलता का सिद्धांत जो बताया था कि समान आयतन में जितना द्रव प्रवेश करता है उतना ही क्या निकलता है, उतने ही समय में उतना ही लिक्विड का आयतन निकलता है। ठीक है, तो अब देखिए कार्य बराबर अभी मैंने बताया आपको W बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर विस्थापन ज़्यादा होगा, यहाँ पर ज़्यादा प्रवाहित होगा या यहाँ पर ज़्यादा प्रवाहित होगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि इस सिरे पर ज़्यादा विस्थापन होगा और इस सिरे पर कम विस्थापन होगा लिक्विड द्वारा। ठीक है, तो कम विस्थापन होगा। अब देखिए सिरे B पर किया गया कुल कार्य निकालेंगे तो W बराबर W1 - W2।
तो डब्लू निकल जाएगा, तो डब्लू से घटा देंगे P1 A1 B1 माइनस P2 A2 B2, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए अभिव्यक्ता का सिद्धांत मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो सिरे पर जो होता है, जो भी मतलब द्रव प्रवेश करता है उतना ही निकलता है। ठीक है, यानी आयतन जो होता है वो समान होता है प्रत्येक परिच्छेद क्षेत्रफल पर। ठीक है, अब देखिए तो उसके अनुसार A1 B1 बराबर A2 B2 हो जाएगा। अब देखिए जब आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि जो A1 B1 होता है वो आयतन के बराबर होगा। कैसे? तो देखिए भी जो है ये एक प्रकार का दूरी है, क्योंकि अभी मैंने बताया विस्थापन के बराबर है। ठीक है, और ए जो है क्षेत्रफल है। जब ए क्षेत्रफल और बी विस्थापन, तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? आयतन। ठीक है, आयतन में 3 ही ना लेंथ का गुणा होता है, तो 3 लेंथ हो गए तो आयतन हो गया। तो अभी आप लोगों को भी ये भी पता होगा कि आयतन घनत्व गुणित आयतन बराबर क्या होता है? द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर A1 B1 इंटू रो, यानी कि घनत्व का इसमें क्या क्या दिया गया है? दोनों में गुणा कर दिया गया है। तो जब दोनों गुणा कर दिया गया है, अभिव्यक्ता के सिद्धांत से दोनों बराबर है, दोनों तरफ क्या करेंगे? रो का गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? यम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग रो को इस साइड भेज देंगे। जब इस साइड भेजेंगे रो को, तो ये हो जाएगा यम अपान रो। अब इन सब का मान क्या करेंगे? समीकरण 1 में क्या करेंगे? रख देंगे। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो डब्लू का मान कुछ ऐसा निकल के आएगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए गतिज ऊर्जा निकालेंगे, तो सिरे पर प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव का गतिज ऊर्जा K1 मान लेंगे, बी पर मान लेंगे K2। और देखिए जब बी पर K2 मान लिए, तो द्रव की गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगा वो निकाल लेंगे, इनका अंतर होगा। ठीक है, तो K2 माइनस K1, क्योंकि जो सिरा B2 है यहाँ पर गतिज ऊर्जा अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगा, क्योंकि इस सिरे में ज़्यादा द्रव तेज़ी से प्रवेश करेगा और यहाँ पर क्या करेगा? कम तेज़ी से प्रवेश करेगा द्रव। ठीक है, तो इन दोनों का भीड़ यहाँ पर ज़्यादा होगा, तो ये दूसरा सिरा है, तो यहाँ पर K2 माने हैं, और यहाँ पर कम होगा गतिज ऊर्जा, तो इसको K1 माने हैं। यानी K2 में से K1 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना अंतर है, कितना यानी वृद्धि हुआ है दाब ऊर्जा में। ठीक है, अरे सॉरी, गतिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा को निकालेंगे हम लोग, तो गतिज ऊर्जा को K2 में से K1 घटा देंगे अभी। ठीक, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसे प्राप्त करने के बाद अब देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या है। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा जो है देखिए ऊंचाई पर निर्भर करता है, क्योंकि mgh होता है, तो ऊंचाई जहाँ पर अधिक रहेगा वहाँ स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? अधिक होगा। तो यहाँ H2 ऊंचाई है और यहाँ पर क्या है? H1 ऊंचाई है। तो ऊंचाई यहाँ पर क्या? यहाँ पर ज़्यादा द्रव क्या रहेगा? स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर अधिक रहेगा और यहाँ पर क्या होगा? कम रहेगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा में होता है mgh। ठीक है, mgh, तो mgh में जिसका ऊंचाई ज़्यादा रहेगा वहाँ स्थितिज ऊर्जा अधिक होगा। तो ठीक है, तो इसमें दूसरे सिरे पर ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा है, तो दूसरे सिरे से पहले सिरे को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो जब घटाएंगे और कॉमन लेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें क्या होगा? प्राप्त होगा। अब देखिए ऊर्जा का संरक्षण नियम जो बताता है हमें कि द्रव पर किया गया कुल कार्य जो होता है वह उसके गतिज ऊर्जा और उसके स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के योग के क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि जो भी ऊर्जा होगा, ठीक है, वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के दाब में वृद्धि के जो अंतर है, मतलब वृद्धि जो हुआ है दाब ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा में, उनके योग के बराबर होगा। ठीक है, तो द्रव पर किया गया कुल कार्य हम लोग निकाल लिए थे, और ये रहा गतिज ऊर्जा और ये रहा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये दोनों इससे बराबर हो जाएंगे, इनका योग। ठीक है, अब योग कर देंगे और केवल मैथ, अब केवल कैलकुलेशन किया गया। ठीक है, और यहाँ पर P1 जितने भी पहले सिरे का है, ये जितने भी पहले सिरे का और ये दूसरे सिरे का, इनको एक साइड कर देंगे। ठीक है, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो देखिए जब एक सिरे का दोनों सिरे का एक ही मतलब क्या है? तुलना करें तो यहाँ पर P1 है, यहाँ P2 है। ठीक है, यहाँ पर रो कॉमन है और V2 का स्क्वायर, यहाँ V1 का स्क्वायर, यहाँ H1 है और यहाँ H2 है। ठीक है, तो देखा जाए तो एक प्रकार से बराबर है, तो यानी इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि P प्लस इतना बराबर नियतांक। ठीक है, अब देखिए बर्नौली के नियम की कुछ सीमाएं भी हैं, यानी लिमिटेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, इसकी कुछ सीमा है। तो देखिए गतिशील द्रव असंपीड्य होना चाहिए तथा प्रवाह के अंतर्गत उसके तापमान
यानी आंतरिक ऊर्जा से संबंधित तथा घनत्व क्या होना चाहिए, स्थिर रहने चाहिए। किसी भी अनुप्रस्थ काट में से प्रवाहित होने वाले द्रव की गति उस काट सेक्शन में सभी बिंदुओं पर समान होनी चाहिए, परंतु व्यवहारिक प्रवाह में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए बर्नौली समीकरण में किसी अनुप्रस्थ काट यानी सेक्शन एरिया पर माध्यम गति का प्रयोग किया जाता है। बर्नौली समीकरण के लिए प्रवाह अपरिवर्तित होना चाहिए, द्रव का प्रवाह अश्यान होना चाहिए, विक्षुब्ध प्रवाह की दिशा में द्रव की कुल ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। ठीक है, इसलिए बर्नौली समीकरण में इस प्रकार की ऊर्जा हानि की आंतरिक ऊर्जा संबंधी एक पद सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बाल्टी है, ठीक, और ऐसा बाल्टी है, ठीक है, और इसमें क्या भरा है, लिक्विड भरा है। ठीक है, तो इसमें कई सारे परत में होते हैं लिक्विड। ठीक है, लिक्विड की कई सारे परतें होती हैं। ठीक है, तभी ना वो परतों के रूप में प्रवाहित होता है। और परतों के बीच में जब घर्षण होगा यानी खूब इसे घोरेंगे तो इसमें कुछ घर्षण होगा, और पता है आपको कि जब दो परतों के बीच में घर्षण होता है तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। इसीलिए इसमें हीट क्या हो जाएगा, इसमें हीट उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और हीट जो है वह हीट भी एक प्रकार की एनर्जी है, तो हीट के रूप में क्या होगा, कुछ एनर्जी इसकी परिवर्तित हो जाएगी, तो इसके भी पद में एक सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, बर्नौली में तो ये सब नहीं बताया गया है, क्योंकि जब नली में प्रवाह होता है तो द्रव कुछ इस प्रकार से फ्लो करता है, तो इनके परतों के बीच में कुछ घर्षण होता होगा, और जब घर्षण होगा तो हीट उत्पन्न होगा, तो हीट के लिए कोई पद नहीं है बर्नौली में। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 11 है कि आरफिस क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, यानी कि आरफिस, इसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रंध्र क्या होते हैं। ठीक है, रंध्रों के आकार तथा सत्रावण की प्रकृति के अनुसार उनका वर्गीकरण कीजिए। व्हाट इज ऑरिफिस, क्लासीफाई देम। ठीक है, तो देखिए ऑरिफिस जो होता है किसी टंकी यानी टैंक की दीवार या तली में बॉटम में बने छिद्र को जिसमें कोई द्रव उच्च दाब से कम दाब की ओर क्या होता है, प्रवाहित हो सके, ऑरिफिस कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये बर्तन दिया है, ठीक है, और इस बर्तन में क्या है कि यहाँ पर एक छिद्र है। ठीक है, और जब यहाँ पर ये पूरा लिक्विड भरा है, ठीक है, दिखाया गया है केवल ऊपर ही, लेकिन लिक्विड पूरा भरा है, और जब इसमें छेद कर दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, तो इसी छिद्र को क्या कहते हैं, ऑरिफिस कहते हैं। ठीक है, ऑरिफिस। ठीक, अब देखिए यदि प्रति प्रवाह यानी अप स्ट्रीम की ओर द्रव तल छिद्र से ऊपर किनारे से नीचे है तो यह छिद्र ऑरिफिस नहीं कहलाएगा बल्कि इसे नाच कहेंगे। कहने का मतलब ये कि जो ये छिद्र है इसका जो ऊपरी वाला सिरा है, यही ना ऊपर वाला सिरा है, यदि इससे नीचे द्रव भरा है, ठीक है, इससे नीचे द्रव भरा है, इस छिद्र के ऊपरी वाले सतह से नीचे द्रव भरा है यदि, तो यह ऑरिफिस उस टाइम नहीं कहलाएगा, यह वाला छिद्र। उस टाइम इसे कहेंगे हम क्या, नाच। ठीक है, नाच कहेंगे, इंग्लिश में भी नाच ही कहते हैं। ठीक है, ऑरिफिस को निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, इसको निम्न आधार पर, इससे लगभग 4 आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, पहला आकार के आधार पर, दूसरा आकृति के आधार पर, तीसरा प्रति प्रवाह के आधार पर, और चौथा विसर्जन की प्रकृति के आधार पर। तो आपको सबके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, तो चलते हैं आकार के आधार पर। तो देखिए आकार, ऑरिफिस के आकार के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक तो छोटा ऑरिफिस और एक बड़ा ऑरिफिस। ठीक है, तो देखिए छोटा और बड़ा का मतलब क्या कि जैसे एच जो हाइट है, जो द्रव तल का जो हाइट है टंकी में जो भरा है, वो यदि इसके छिद्र के 2 गुने से बड़ा है, यानी जो छिद्र ऑरिफिस का जो छिद्र है वह डी माना गया है, तो जब 2 गुने से बड़ा है ये तो इसे छोटा ऑरिफिस कहेंगे। और इसकी ऊंचाई, ठीक है, जब इसकी ऊंचाई इसके हाइट के मतलब इसके छिद्र ऑरिफिस के छिद्र के 2 गुने से इसकी हाइट जो क्या है कम है, तो उसे कहेंगे बड़ा ऑरिफिस। कुल मिला के जब बड़ा ऑरिफिस यानी छिद्र रहेगा ना तो वो बड़ा ऑरिफिस होगा, और जब छोटा रहेगा ऑरिफिस का छेद, ठीक है, तो उसे छोटा ऑरिफिस कहेंगे। देखिए आकृति के आधार पर, तो आकृति के आधार पर क्या ऑरिफिस जो होता है गोल भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए प्रति प्रवाह के आधार पर यानी अप स्ट्रीम के आधार पर, तो तीक्ष्ण धार प्रवाह यानी या तो खूब तेज से बहेगा प्रवाह के अनुसार,
या तो थोड़ा वर्गाधार बहेगा, मतलब थोड़ा धीरे बहेगा, या गोल आधार घंटामुखी, ठीक है। इसमें जो है तीक्ष्ण आधार कब होगा, तो जब ये नुकीला होगा अंदर की तरफ, ये वाला देख सकते हैं आप, ये नुकीला है अंदर की तरफ, ठीक है। और ये वर्गधार मतलब कि देखिए यहाँ पर जो है एकदम सीधा सीधा है ये वाला दोनों, और यहाँ वर्गाधार मतलब ऐसे गोला है, ये छिद्र जो है आरफी से इसे गोलाकार में कटा है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप तीक्ष्ण में कटा है, ठीक है। इसलिए यहाँ तीक्ष्ण प्रवाहधार होगा प्रवाह के अनुसार द्रव के। अब देखिए विसर्जन की प्रकृति के आधार पर, तो मुक्त आरफिस, देखिए विसर्जन मतलब कि क्या होगा कि नेचर ऑफ डिस्चार्ज, यानी विसर्जन की प्रकृति के आधार पर देखिए इसके आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। मुक्त आरफिस यानी फ्री आरफिस, ड्रॉनेड और सबमर्ज्ड आरफिस, ठीक है। पार्टियली ड्रॉवन आरफिस, ठीक है। आप देखिए मान लीजिए टैंक है, और जब ये डायरेक्ट निर्वात में बहेगा यानी वातावरण में है, तो इसमें क्या होगा, कोई भी प्रकार का कोई बल नहीं लगेगा, इसे मुक्त आरफिस कहेंगे, ठीक है। और इसी प्रवाह में जैसे ऊपर तक द्रव भरा है, आरफिस के ऊपर तक द्रव भरा है, तो इसे कहेंगे निमज्जित आरफिस। और जब द्रव सतह के एकदम बिल्कुल आरफिस के नीचे वाले सतह से द्रव नीचे भरा है, ठीक है, ये नीचे भरा है, तो इसे कहेंगे अंशतः निमज्जित आरफिस, ठीक है। तो ये समझ गए आप। अब देखिए जलीय गुणांक क्या होता है, तो जलीय गुणांक जो होता है वह देखिए, ठीक है, पूछा है जलीय गुणांक का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। तो देखिए आप लोग संकुचन गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन, वेग गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, एंड विसर्जन गुणांक कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, तथा प्रतिरोध गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस को जलीय गुणांक कहते हैं, ठीक है। देखिए पहला है संकुचन गुणांक क्या है, ठीक। संकुचन गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए यही बस इनके अनुपात को कहते हैं संकुचन गुणांक, किसको, तो जेट संकोच व जेट का क्षेत्रफल और आरफिस का क्षेत्रफल, इनके अनुपात को संकुचन गुणांक कहते हैं। इसे सीसी से प्रदर्शित करते हैं। वेग गुणांक क्या है, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए अब मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता रहा हूँ। तो वेग गुणांक जो होता है वह जेट संकोच पर वास्तविक वेग और सैद्धांतिक वेग के अनुपात को कहते हैं, ठीक है। अब विसर्जन गुणांक देखिए, तो विसर्जन गुणांक जो होता है वह वास्तविक विसर्जन और सैद्धांतिक विसर्जन के अनुपात को कहते हैं वास्तविक विसर्जन गुणांक। इसे सीडी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और देखिए प्रतिरोध गुणांक क्या है, तो प्रतिरोध गुणांक जो है वो कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मतलब इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। अब देखिए गतिज ऊर्जा में हानि और वास्तविक गतिज ऊर्जा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध गुणांक कहते हैं, ठीक है। इसे सीआर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इनमें रिलेशन पूछा जाता है, तो रिलेशन क्या होगा, तो इनका तो पहले फार्मूला आप लिख लीजिएगा, ठीक। तीनों का फार्मूला लिख के तीनों का समीकरण बांध लीजिएगा, ठीक। अब देखिए समीकरण नंबर 2 से, यानी समीकरण नंबर ये दूसरे से, यहाँ पर जो Q का मान है वो Q बराबर होता है AC इंटू BC, ठीक है। तो यहाँ पर AC इंटू BC लिख देंगे। अब देखिए AC BC हो गया। अब कुछ यहाँ पर समीकरण नंबर 2 से BC का मान रख देंगे, ठीक है। यहाँ से हम BC का मान निकालेंगे, और BC का मान ये इधर चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा CB में, ठीक है। तो इतना का मान मैं यहाँ पर रख दिया हूँ डायरेक्ट, ठीक है, बिना कुछ लिखे BC की जगह पर इतना लिख दिया हूँ, ठीक है। अब लिखने के बाद क्या होगा कि ये A से A कट जाएगा, और ये √2GH से √2GH कट जाएगा, ठीक है। तो अंत में बचेगा क्या, हमें ये वाला पार्ट, ठीक है, CD बराबर CC इंटू CB। तो इस पर सवाल भी आते हैं, देख लीजिएगा। अब देखिए द्रव चालित या द्रव ढाल रेखा का सचित्र वर्णन कीजिए। दिया है गिव अ पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत आसान है, मतलब डायग्राम देख सकते हैं आप कितना आसान है। इससे आपको क्या करना है कि एक टंकी ऊपर रख देना है और एक टंकी नीचे, ठीक है, और इसे एक पाइप द्वारा जोड़ देना है, और इसमें 3 नली लगा देना है। यानी देखिए जब इसमें से द्रव जो होगा इसमें आएगा, इस नीचे वाले नली में, तो ये इन तीनों नलियों में भी जो होगा दाब
तीनों नलियों में समान होगा दाब, एयर का वायुमंडलीय जो दाब होगा। तो इसी को बताया गया है इसी में, ठीक है, कि द्रव चालित या द्रवीय ढाल रेखा चित्र वर्णन कीजिए। यानी जो ये वाला ऊपर के तल को जब मिलाएंगे, सॉरी, ये जो द्रव तल का, ये यार, जो द्रव तल का ये वाला तल ऊपर और इसका जो तल है और ये जो तल है, इसको मिलाएंगे तो जो ढाल हमें प्राप्त होगा उसे क्या कहते हैं, द्रवीय ढाल रेखा कहते हैं, ठीक है। और ये वाला लाइन आपको नहीं बनाना है डायग्राम में, ये वाला जो लाइन बना है ऊपर वाला वेग वाला संपूर्ण ऊर्जा रेखा का जो बना है, इसका ये अलग डायग्राम है, ठीक है, ये अलग वाला प्रश्न के लिए मैं बनाया हूँ। और देखिए इससे अब आप लिख सकते हैं आसानी से कि पाइप में प्रवाहित सभी पोजियोमीटर नलियों में द्रव तलों को मिलाने वाली एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इसी सरल रेखा को द्रवीय ढाल रेखा यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहते हैं। ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये जो इनके तलों को मिलाया गया है, ये वाला द्रव के तलों को, ठीक है, इसके तल, इसका तल, इसका तल, इसका तल, इसका तल को मिलाने वाली जो रेखा है, इसी को द्रवीय ढाल रेखा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इस रेखा पर किसी बिंदु की नल की केंद्र रेखा से ऊंचाई हुआ द्रव के दाब से इसके क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए चित्रानुसार, ठीक है, चित्रानुसार क्या है भाई, तो देखिए आप कि ये है एक त्रिभुज, ठीक है, यहाँ से बन रहा है एक त्रिभुज और ये बन रहा है आई कोण। तो यहाँ पर देखिए ये ऊंचाई है एच और इतनी जो लंबाई है वो यहाँ पर लिखा गया है यल, ठीक है, इतनी जो लंबाई है वो है यल। तो टेन थीटा, टेन आई यानी थीटा की जगह यहाँ पर क्या है, आई है, तो टेन आई बराबर हो जाएगा एच अपान यल। यदि आई बहुत छोटा होगा तो टेन आई बराबर आई हो जाएगा, तो द्रव्य ढाल आई बराबर एच अपान यल हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा फार्मूला है, आप देख सकते हैं। अब देखिए वाटर हैमर क्या है, ये भाई साहब मतलब कि बहुत ही आसान टॉपिक भी है और बार बार पूछा भी जाता है, ठीक है। तो देखिए जब किसी नली में, मान लीजिए कोई नली है और नली कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, और यहाँ पर एक सिरा है और ये दूसरा नंबर सिरा है, ठीक है, और यहाँ पर एक लगा है टोटी, ठीक है, टोटी लगा है। अब देखिए, अरे यार कट गया, मान लीजिए ये नली है, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, इसमें जब द्रव प्रवाहित होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अचानक से टोटी यहाँ पर लगा है और यहाँ से डायरेक्ट द्रव का प्रवाह क्या करते हैं, घुमा के ऐसे और बंद कर देते हैं। यानी द्रव जा रहा था सीधा और अचानक घुमा के बंद कर सकते हैं, बंद कर देते हैं। तो यह द्रव जो होता है इसकी गतिज ऊर्जा कुछ होती है और यह गतिज ऊर्जा जो होती है तुरंत तो रुकेगी नहीं, क्योंकि एनर्जी तुरंत क्या होगा, एनर्जी चेंज होता है एक रूप से दूसरे रूप में। तो यह क्या होगा जाएगा, तुरंत यदि अचानक बंद कर देंगे तो यह दाब ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। ये दाब ऊर्जा में जब परिवर्तित होगा तो तरंगों के रूप में अंतिम सिरे तक जाएगा। उसी को मैं लिखा हूँ कि जब किसी नली या पाइप में द्रव प्रवाहित हो रहा है और यदि नली में वाल्व की सहायता से द्रव के प्रवाह को अचानक रोक दिया जाए तो द्रव की प्रवाह रुक जाएगी, लेकिन गतिज ऊर्जा दाब ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, जो कि तरंगों के रूप में उस द्रव शीर्ष के स्रोत जहाँ से द्रव उत्पन्न हो रहा है उसके अंतिम सिरे तक क्या होगी, जाएगी। तो इस प्रकार के प्रवाह के रुक जाने से नली में हुई एकदम दाब वृद्धि को जल आघात यानी वाटर हैमर या जल प्रघात यानी हैमर ब्लो कहते हैं, ठीक है। तो वाटर हैमर इससे ही कहते हैं, ठीक है, जल आघात, वाटर हैमर को हम लोग क्या कह सकते हैं, जल आघात भी कह सकते हैं, ठीक है। अचानक उसके दाब में वृद्धि कर देते हैं। तो ऐसा करने से यदि आप ऐसा करेंगे तो नली फट भी सकता है ज़्यादा दाब होने से, ठीक है, तो ऐसा नहीं किया जाता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि कुल या संपूर्ण ऊर्जा रेखा को समझाइए, ठीक है। तो कुल या संपूर्ण ऊर्जा जो है मैंने पहले ये जो बताया था, ये वाला, यही वाला डायग्राम इसके लिए बनेगा, ठीक है। बस इसमें क्या किया गया है कि संपूर्ण जो दाब ऊर्जा है, संपूर्ण दाब ऊर्जा रेखा, इसी लाइन को बस जोड़ देना है। इसमें आपको नहीं बनाना था ये वाला डायग्राम इतना, लेकिन इसमें जब बनाता है, जब संपूर्ण ऊर्जा का डायग्राम बनाना है तो इस वाले लाइन को केवल जोड़ देना है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है संपूर्ण ऊर्जा के लिए कि इसका चित्र बराबर प्रश्न 13 का चित्र प्लस संपूर्ण ऊर्जा लाइन, ठीक है। जो संपूर्ण ऊर्जा लाइन बनाया था, संपूर्ण ऊर्जा लाइन इस तरह से तिरछा करके, उसी को क्या करना है, जोड़ देना है चित्र में, ठीक है।
तो ये आपका बन जाएगा कुल या संपूर्ण ऊर्जा रेखा का चित्र। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी जैसे जैसे आप बनाते हैं डायग्राम उसी को बस उसी तरह लिख देना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उसके बनावटी संरचना को नहीं लिखा है, क्योंकि टाइम लगता है लिखने में, और आप उसे अपने तरीके से लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसे मैं कैसे, मतलब इसमें क्या लिखने योग्य आपको मोस्ट है, इसको आपको पेपर में लिख कर ही आना है। ठीक है, तो देखिए यदि द्रव्य ढाल रेखा के प्रत्येक बिंदु में वहाँ का वेग शीर्ष जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण ऊर्जा रेखा यानी टोटल आर कंप्लीट एनर्जी लाइन प्राप्त हो जाती है। अतः संपूर्ण ऊर्जा रेखा द्वारा नल के प्रत्येक काट पर द्रव की संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है, प्रदर्शित होती है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 16, तो प्रत्यागामी पंप या पाश्चाग्र पंप का चित्र की सहायता से कार्य सिद्धांत समझाइए, यानी एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल टू हेल्प डायग्राम ऑफ रेसिप्रोकेशन पंप आर बैकवर्ड पंप। ठीक है, यानी प्रत्यागामी पंप का चित्र की सहायता से क्या कार्य सिद्धांत समझाना है। ठीक है, तो देखिए प्रत्यागामी पंप जो होता है, पहले मैं चित्र को ही समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये रहा है आपका चित्र डायग्राम। ठीक, ये रहा है आपका डायग्राम। अब देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए एक क्या होता है यहाँ पर लगा होता है पिस्टन, ये है पिस्टन। ठीक है, और ये होता है एक घुमाने वाला क्या, क्रैंक। ठीक है, जो कि घुमाता है, यानी जब घूमेगा तो ये क्रैंक जब घूमेगा तो इसे पीछे खींचेगा, और जब पीछे खींचेगा तो ये जो पिस्टन है, पिस्टन ये वाला पिस्टन, रुकिए, ये जो पिस्टन है ये आगे पीछे होगा। ठीक है, और जब आगे पीछे होगा तो जब इधर जाएगा तो इसे कहते हैं प्रदाय, और जब ये पीछे जाएगा तो चूसड़ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक लगा होता है ये चूसड़ वाल्व, ये क्या होता है कुछ इस प्रकार से होता है, और जब ये इधर जाएगा पिस्टन तो ये ऊपर उठ जाएगा, तो नीचे से द्रव क्या करेगा, ले जाएगा, और जब ये इधर से फिर जाएगा तो इसे बोलते हैं प्रदाय। जब इधर से पिस्टन इधर आएगा तो उसे कहते हैं प्रदाय। तो अभी ये प्रेशर के कारण क्या होगा, ये वाला दब जाएगा, और दबने के कारण क्या इधर जल नहीं जाएगा। अब ये वाला देखिए यहाँ पर होता है प्रदाय वाल्व। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रदाय वाल्व है ये उठ जाएगा, और उठ जाएगा तो क्या होगा, द्रव इधर जाने लगेगा। ठीक है, तो इसे प्रदाय पाइप कहते हैं, मतलब पानी निकालने वाला। ठीक है, और ये देखिए 90 डिग्री पे जब होगा, ये क्रैंक जब है 90 डिग्री पे रहेगा, तो ये जब 0 डिग्री पे रहेगा, सॉरी जब 0 डिग्री पे ये वाला क्रैंक रहेगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर रहेगा, तो इसको पूरा ढकेल के पिस्टन को यहाँ पर किया रहेगा, और जब 90 अंश पे होगा तो यहाँ बीच में आएगा, और जब 180 अंश यहाँ पर आएगा ये क्रैंक घूमकर, तो पिस्टन पूरा खींच लेगा पानी। अब उसके बाद जब ऐसे जाएगा नीचे 180 से ऊपर, तो ये फिर ढकेलना चालू करेगा इसे, तो ये वाला खुला रहेगा प्रदाय वाल्व, और सीधे उससे बाहर निकल जाएगा पानी। तो ठीक है, ये मोटर वाला होता है, जैसे पानी जो दमकल्ला से खींचा जाता है उसमें लगा होता है। ठीक है, उसमें दमकल्ले में लगा होता है ये वाला। ठीक है, अब देखिए इसके बस संरचना को जैसे जैसे किया गया है इसी को लिख देना। यही प्रदाय पंप होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, या बैकवर्ड पंप भी कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, अपकेंद्रीय पंप की कार्य प्रणाली समझिए। ठीक है, अपकेंद्रीय पंप क्या होता है, तो डायरेक्ट मैं डायग्राम को बता दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक लगा होता है अंतर्नोदक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऐसे उभरा हुआ आकृति यानी 3D एनिमेशन आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसका कुछ इस प्रकार से ये लगा होता है, और ये जब घूमता है और बीच में क्या होता है इसका ये गोला सा नेत्रक होता है, यहीं से पाइप क्या होता है ये वाला जुड़ा होता है। ठीक है, ये पाइप पूरा यहाँ से जुड़ा है। ठीक है, और जब ये पूरा पैक होता है, ये तो मैं काट का दृश्य दिखा रहा हूँ, सेक्शन भाग ये पूरा पैक होता है। ठीक है, जब पैक होगा तो ये इधर का कोई भी पार्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, केवल ये पाइप दिखेगा जो जुड़ा है। ठीक, अब देखिए कहाँ गया, हाँ, तो अब देखिए जब ये घूमता है तो क्या होता है, अंतर्नोदक जब घूमता है तो क्या करता है, ये केंद्र पर
एक मतलब चूस प्रकार का बल लगाता है, मतलब खिंचाव बल। तो यहाँ पर एक पाइप लगा होता है ये वाला, जो कि चूसड़ पाइप कहलाता है। ये क्या करता है, पानी को चूस लेता है, यानी कि पानी को खींच लेता है, और खींचने के बाद इसे क्या करता है, किनारे पर फेंक देता है। और जब किनारे पर जाएगा तो इस तरह से पानी गोल घूमते हुए ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पानी ऊपर निकल जाता है। जो ये निकलने वाला मार्ग होता है इसे शंखावर्त आवरण कहते हैं, ठीक है। जो ये ढका है इससे, ठीक है, शंखावत आवरण है। और ये जो पाइप है जिससे पानी बाहर निकल रहा है उसे प्रदाय पाइप कहते हैं। और ये जो गोल गोल घूमता है उसे अंतर्नोदक कहते हैं। और इसके जो केंद्र पे जो पानी खींचता है जहाँ से, उसे नेत्र कहते हैं। और ये चूसड़ पाइप, ठीक है। तो इसके संरचना के बारे में भी पूछता है तो ये आप लिख दीजिएगा जो भी मैंने बताया। इसका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत आप समझ लीजिए। तो देखिए इस पे अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है, ठीक है। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करेगा, यानी जब किसी वस्तु को तेजी से घुमाया जाता है तो वह वस्तु अपने अक्ष से बाहर की ओर जाने या उड़ने की कोशिश करती है। घूमती हुई वस्तु अपने अक्ष से बाहर की ओर जाने की क्रिया को अपकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो इसी के क्या सिद्धांत पे यह काम करता है, इसकी क्रिया के बारे में मैंने जैसे बताया वैसे लिख दीजिएगा। अब देखिए रेनॉल्ड्स संख्या, आपका आखिरी क्वेश्चन है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और आपको PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए रेनॉल्ड्स संख्या क्या है, रेनॉल्ड्स संख्या एक बहाव के विषय में क्या बताती है, ठीक है। व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर, व्हाट डज द रेनॉल्ड्स नंबर टेल अबाउट इट्स इन फ्लो, ठीक है। रेनॉल्ड्स संख्या क्या है, तो रेनॉल्ड ने यह ज्ञात किया कि किसी प्रवाह के लिए क्रांतिक वेग का मान जड़त्व यानी इनर्शिया तथा श्यान बलों का पर निर्भर करता है। यानी कि क्या होता है कि रेनॉल्ड्स संख्या को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जड़त्व बल और श्यान बल के अनुपात को रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं, ठीक है। और ये कुछ इस प्रकार का कुछ फार्मूला है, आप देख लीजिए कैसे निकला है, ठीक है। और इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट ये वाला बात है, इसको लिखना है कि रेनॉल्ड के प्रयोग निम्न 2 प्रकार के हैं, जिनमें से स्तरीय प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह तथा क्रांतिक वेग आदि की क्या जानकारी होती है, ठीक है। तो ये रहा है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब, आप देख लीजिएगा। जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इसका PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो और PDF बनाने में बहुत टाइम लगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। एक अच्छा सा कमेंट भी आप कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।